नमस्कार मित्रों, मैं अनूप कुमार पांडे, शिक्षा संकाय, केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय। हम आकलन और मूल्यांकन असेसमेंट एंड लर्निंग करके एक प्रश्न पत्र जो चल रहा है बीएड, एमएड, सीटेट इत्यादि पाठ्यक्रमों में, उस श्रृंखला के आज 6ठे व्याख्यान में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, हम मुख्यतः सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के पाठ्यक्रम को आधार बना करके अपनी परिचर्चा कर रहे हैं। अगर आप अदर किसी विश्वविद्यालय से हैं या फिर आपको लगता है किसी अन्य बिंदु पर चर्चा करनी चाहिए या टॉपिक जो है हमारे बिंदु का स्वरूप जिस पर अलग होना चाहिए, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं, ताकि अगले व्याख्यान में आपके द्वारा अपेक्षित बिंदु पर भी हम चर्चा कर लेंगे। आज इस 6ठे व्याख्यान में हम निर्माणात्मक और योगात्मक मूल्यांकन के विषय में चर्चा करेंगे। हमारे सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के सेकेंड ईयर के जो सिलेबस है पाठ्यक्रम में, यह प्रथम अनुति के अंतर्गत है फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। इसके संदर्भ में हम आज चर्चा करेंगे। सामान्यतः हम इवैल्यूएशन शब्द जानते हैं पहले से। इवैल्यूएशन मीन्स मूल्यांकन। जब भी किसी भी वस्तु का हम मापन करते हैं, किसी पैरामीटर पर रख करके उसको परखते हैं, कितना लीटर, कितना मीटर या कितनी संख्याएं क्या कुछ है, उसके आधार पर, उस मापन के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है, इवैल्यूएशन होता है। तो इसको आप इवैल्यूएशन शब्द जानते हैं अच्छी तरह से, मूल्यांकन शब्द जानते हैं। अब दो यहाँ नए शब्द हैं, एक तो फॉर्मेटिव, दूसरा समेटिव। पहले फॉर्मेटिव का अर्थ निर्माणवादी, निर्माणात्मक, रचनावादी, रचनात्मक इत्यादि संदर्भों में लिया जाता है। रचना या निर्माण शब्द से आप परिचित हैं। रचना का मतलब होता है जो नए तरीके से निर्माण की प्रक्रिया में, रचना की प्रक्रिया में, संरचना की प्रक्रिया में। तो ऐसा मूल्यांकन जो निर्माणात्मक हो, नए तरीके से सृजित करने वाला हो, बनाने वाला हो, ऐसे मूल्यांकन को निर्माणात्मक मूल्यांकन कहेंगे। अंग्रेजी में इस निर्माणात्मक मूल्यांकन को फॉर्मेटिव असेसमेंट कहते हैं, क्षमा करेंगे, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। और दूसरा शब्द है योगात्मक मूल्यांकन। योगात्मक मूल्यांकन को अंग्रेजी में समेटिव असेसमेंट कहते हैं। जैसा योग शब्द से ही ज्ञात होता है कि जो कुछ भी हमने अर्जित किया या जो भी डेटा, जो भी हमारे सामने प्रदत्त हैं, उन प्रदत्तों का योग करने वाला जो मूल्यांकन हो, ऐसे मूल्यांकन को योगात्मक मूल्यांकन कह रहे हैं। अंग्रेजी में इस योगात्मक मूल्यांकन के लिए समेटिव इवैल्यूएशन शब्द का प्रयोग किया जाता है। आइए क्रमशः इनका अर्थ, इनकी प्रकृति और इनकी विशेषताओं के आधार पर इनमें फर्क करने का हम प्रयास करते हैं। साथियों, इस प्रक्रिया में पहला जो मूल्यांकन वो है संरचनात्मक मूल्यांकन या निर्माणात्मक मूल्यांकन। यहाँ हमने संरचना शब्द इसलिए रखा है, इससे पूर्व हमने निर्माणात्मक भी रख दिया था। तो आप ये एक दूसरे के समकक्ष हैं, एक ही अर्थ को, एक ही संदर्भ के तरफ इन दोनों शब्दों का, अर्थात संरचनात्मक शब्द का और निर्माणात्मक शब्द का, दोनों का जो आशय है वो एक ही संदर्भ को बताने वाला है। इसलिए हमने अलग अलग शब्दों का उपयोग किया कि आप दोनों ही हिंदी भाषा में उपयोग होने वाले इन दोनों शब्दों से परिचित रहें। तो संरचनात्मक मूल्यांकन क्या है? तो संरचनात्मक मूल्यांकन से तात्पर्य एक ऐसे मूल्यांकन प्रक्रिया से है जो प्रचलित शैक्षिक कार्यक्रम की प्रभावशीलता, वांछनीयता तथा अपेक्षित परिवर्तन का ज्ञान हो सके। ऐसे कार्यक्रम की से है जिस कार्यक्रम से जो है वो जो भी प्रचलित है, अर्थात जो शिक्षण और अधिगम की प्रक्रिया चल रही है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस जो भी चल रहा है, इस कार्यक्रम की प्रभावशीलता है या नहीं, यानी यह कार्यक्रम प्रभावी है या नहीं। और दूसरा वांछनीयता। वांछनीयता अर्थात ये संपूर्ण क्रियाकलाप के माध्यम से हम क्या चाह रहे हैं, एक योग्य नागरिक का निर्माण करना चाह रहे हैं।
इसलिए तो उस वांछनीयता के तरफ ये जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, शिक्षण अधिगम की जो प्रक्रिया है, ये उस वांछनीयता के तरफ, यानी उस जो भविष्य में हम देख रहे हैं सपना, जहां तक हम पहुंचना चाह रहे हैं, उस मंजिल के तरफ हमारा क्रियाकलाप अग्रसर है या नहीं, उसी को कह रहे हैं वांछनीयता। और अपेक्षित परिवर्तन, अगर कहीं भी कोई समस्या हो रही है तो हम अभी किन बिंदुओं में परिवर्तन करें, इन सभी क्षेत्रों के तरफ इस परिवर्तन को बताने वाला, इसका ज्ञान कराने वाला जो मूल्यांकन होता है, वो होता है संरचनात्मक मूल्यांकन। स्पष्ट है, संरचनात्मक मूल्यांकन से तात्पर्य एक ऐसे मूल्यांकन प्रक्रिया है जो कि प्रचलित शैक्षिक कार्यक्रम की प्रभावशीलता बता सके, वांछनीयता बता सके और अपेक्षित परिवर्तन का ज्ञान करा सके। ऐसे मूल्यांकन को संरचनात्मक मूल्यांकन कह रहे हैं। इसमें मुख्यतः 3 बातों का ध्यान रखा जाता है, या 3 मुख्य कार्य किए जाते हैं संरचनात्मक मूल्यांकन में। 3 कौन-कौन से? पहला, शैक्षिक कार्यक्रम या सामग्री के जो विविध अंग हैं, उन अंगों के गुण दोषों के संबंध में स्पष्ट प्रमाण एकत्रित किया जाता है। अब जैसे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया चल रही है, तो इस प्रक्रिया में जो भी कार्यक्रम है, इसके अलग-अलग सभी घटकों, सभी अंगों के गुण दोष क्या हैं, अर्थात इसका मुख्य प्रभाव क्या है, इन सब के संबंध में प्रदत्त एकत्रित किए जाते हैं। दूसरा, इन प्रमाणों के आधार पर कार्यक्रम या सामग्री की कमियों का पता लगाना भी संरचनात्मक मूल्यांकन का मुख्य कारक है, मुख्य आशय होता है, मुख्य कार्य होता है। किनका? कि जो कुछ भी इसके गुण दोष हैं, इन गुण दोषों के आधार पर, इन प्रमाणों के आधार पर जो शिक्षण अधिगम का कार्यक्रम चल रहा है या जो सामग्री छात्रों के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है, उनमें कहाँ क्या कमी रह गई है, इसका भी ज्ञान कराता है रचनात्मक मूल्यांकन। तीसरा, इन कमियों को दूर करके कार्यक्रम या सामग्री को अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए सुझाव प्रस्तुत करता है संरचनात्मक मूल्यांकन। अर्थात संरचनात्मक मूल्यांकन में जो भी कमियां आ रही हैं, अभी ये देखिए, ये जो संरचनात्मक मूल्यांकन चल रहा है, ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के साथ कंटिन्यूअस प्रोसेस यह भी है, साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है। अतः ये क्या कर रहा है, जो कुछ भी चल रहा है उसके गुण दोषों के लिए के संबंध में कुछ डेटा एकत्रित करता है, उन डेटास के आधार पर कहाँ कौन सी कमी रह रही है उसका पता लगाता है, और उस कमी को दूर करके जो प्रोसेस है टीचिंग लर्निंग का, इसको अधिक प्रभावपूर्ण बनाने के लिए अपना जो है एडवाइस भी देता है, अपना सुझाव भी देता है, अपना परामर्श भी प्रस्तुत करता है। तो मुख्य ये कार्य हैं संरचनात्मक मूल्यांकन के। आइए हम इसके कुछ विशेषताओं के आधार पर इसके स्वरूप को और अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं कि संरचनात्मक मूल्यांकन आखिर है क्या। जैसे आप इसकी विशेषताओं को समझेंगे तो स्पष्टतः आपके मस्तिष्क में ये तत्व या तथ्य पूर्णतः स्पष्ट हो जाएगा। साथियों, निर्माणात्मक मूल्यांकन की विशेषताओं को हम देखते हैं, इसके आधार पर निर्माणात्मक मूल्यांकन का स्वरूप स्पष्ट होगा। पहली विशेषता है कि शिक्षण प्रक्रिया की निगरानी के लिए शिक्षण प्रक्रिया के दौरान औपचारिक मूल्यांकन पद्धति का उपयोग किया जाता है निर्माणात्मक मूल्यांकन में। दरअसल इसमें जब आप देखेंगे, ढूंढेंगे, तो तमाम पुस्तकों में या फिर हिंदी में या अन्य किसी भाषा में सामग्री का अभाव है बिल्कुल। तो कुछ अंग्रेजी में सामग्री प्राप्त हुई जिसको हमने समझ करके अनुदित करने का प्रयास किया। अंग्रेजी में जो सामग्री है वो यह कह रही है कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज यूज्ड ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस। अर्थात जो निर्माणात्मक मूल्यांकन की प्रक्रिया है उसका प्रयोग शिक्षण अधिगम, जो शिक्षणाधिगम प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, उस प्रक्रिया के दौरान इसका उपयोग किया जाता है।
किस लिए किया जाता है? तो कह रहा है टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस, जो छात्रों की अधिगम प्रक्रिया है उस अधिगम प्रक्रिया के देखरेख करने के लिए, उसको समझने के लिए, औपचारिक रूप से उसका मूल्यांकन करने के लिए जो है वो निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। अर्थात शिक्षण की जो प्रक्रिया है उस शिक्षण की प्रक्रिया की निगरानी के लिए और शिक्षण प्रक्रिया के दौरान औपचारिक मूल्यांकन करने के लिए इस निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। दूसरी इसकी विशेषता है, इस मूल्यांकन का उद्देश्य छात्र के सीखने और शिक्षक के शिक्षण में सुधार करना है। The aims of this evaluation is to improve students' learning and teachers' teaching. अर्थात both are necessary. यहाँ पर हमें इस चीज को ध्यान रखना है कि जो निर्माणात्मक मूल्यांकन की प्रक्रिया है ये स्टूडेंट्स के लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए और छात्र की अधिगम प्रक्रिया को जो है बेहतर बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, और साथ ही टीचर्स टीचिंग प्रोसेस को इम्प्रूवमेंट के लिए, अर्थात अध्यापक के जो शिक्षण की शैली है उसकी शिक्षण की जो प्रक्रिया है उस प्रक्रिया में भी इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, उसमें भी अभिवृद्धि को लाने के लिए योग निर्माणात्मक मूल्यांकन का प्रयोग किया जाता है। इससे स्पष्ट हुआ कि यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चल रहा है और इससे न केवल छात्र के अधिगम प्रक्रिया में सुधार लाया जाता है अपितु अध्यापक के अध्यापन संबंधी प्रक्रिया में सुधार के लिए भी निर्माणात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। तीसरा, आमतौर पर शिक्षक द्वारा बनाए गए परीक्षण इस उद्देश्य के लिए उपयोग किए जाते हैं। एक चीज को हमें ध्यान से समझना होगा कि परिस्थितियां छात्र के सीखने में बहुत ज्यादा कारक होती हैं और परिस्थिति सभी विद्यालयों की, सभी कक्षा शिक्षण की अलग अलग होती। अतः अपने द्वारा जो शिक्षण अधिगम के लिए सामग्री प्रस्तुत किया जा रहा है अध्यापक के द्वारा, वह प्रभावी है या नहीं, छात्र उसके माध्यम से अधिगम कर पा रहे हैं या नहीं, छात्र सीख पा रहे हैं या नहीं, इसको देखने के लिए, अपने संप्रेषण शैली को देखने के लिए और पाठ्यवस्तु की जो प्रभावशीलता है उसको देखने के लिए, छात्रों के लिए जिस भाषा स्तर का प्रयोग किया जा रहा है उसको देखने के लिए, इन तमाम बिंदुओं के परीक्षण के लिए आमतौर पर शिक्षक के द्वारा एक परीक्षण बनाया जाता है और इसी परीक्षण का उपयोग जो है निर्माणात्मक मूल्यांकन में किया जाता है। वही कह रहे हैं, जनरली टीचर्स मेड टेस्ट आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। इस पर्पज के लिए, इस उद्देश्य के लिए सामान्यतः जो है अध्यापक के द्वारा बनाए गए परीक्षणों का ही उपयोग किया जाता है। चौथा जो बिंदु है, चौथी विशेषता वो है परीक्षण सामग्री सीमित क्षेत्र के लिए तैयार की जाती है। सीमित क्षेत्र से तात्पर्य है कि अध्यापक को पूरा कंटेंट, पूरे पाठ्यवस्तु को पढ़ाने के बाद उसके एक किसी अंश को, एक यूनिट को, एक इकाई को पढ़ाने के बाद अध्यापक इन चीजों का जांच करता है कि हम जो पढ़ा रहे हैं या हम जो छात्रों तक पहुंचाना चाह रहे हैं वो छात्रों तक पहुंच रहा है या नहीं, कोई समस्या तो नहीं है। इसीलिए अध्यापक एक यूनिट या कुछ बिंदुओं को पढ़ाने के बाद एक सामान्य टेस्ट लेता है, उससे यह देखने का प्रयास करता है कि छात्रों के सीखने में समस्या आ रही है अगर तो कहाँ आ रही है, तो उसके अनुसार अध्यापक जो है स्टूडेंट के अधिगम में भी सहायता करता है और आवश्यकता अनुसार अपनी संप्रेषण शैली, अपने भाषा के स्तर, अपने प्रस्तुतिकरण की प्रकृति, वो शिक्षण का परिवेश, उन सब में भी परिवर्तन करता है, उनमें भी परिष्कार करता है और इन सभी परिष्कारों के लिए योगदान देने वाला होता है निर्माणात्मक मूल्यांकन। उसी चीज को ये कह रहा है कि इस सीमित क्षेत्र, इसीलिए कुछ ही क्षेत्रों में कुछ ही कंटेंट बिंदुओं को लेकर के इसके लिए टेस्ट तैयार किया जाता है। द टेस्ट आइटम आर प्रिपेयर्ड फॉर लिमिटेड कंटेंट एरिया। लिमिटेड कंटेंट एरिया से लिमिटेड मतलब सीमित क्षेत्र से ही, सीमित विषय वस्तु के क्षेत्र से ही इस टेस्ट के लिए, इस परीक्षण के लिए जो है बिंदुओं का चयन किया जाता है, बिंदुओं को तैयार किया जाता है। फिर पांचवा बिंदु है
निर्माणात्मक मूल्यांकन यह जानने में मदद करता है कि निर्देशात्मक उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया गया है। It helps us to know that extent to instructional objective has been achieved. कितना निर्देशनात्मक जो उद्देश्य थे, निर्देशनात्मक उद्देश्य से तात्पर्य है छात्र अपने से सीख रहा है, छात्र में सीखने की क्षमता स्वतः विद्यमान है, अध्यापक एक सिर्फ निर्देशक के रूप में उसके साथ रह रहा है। तो कुछ वो उद्देश्य निर्धारित करता है कि छात्र खुले वातावरण में खुले मस्तिष्क से विषय वस्तु को ग्रहण कर सके, अपितु आरोपित विषय वस्तु को ही सिर्फ अध्यापक कभी भी छात्रों के मस्तिष्क में थोपना नहीं चाहता। इसीलिए अध्यापक को निर्माणात्मक मूल्यांकन के माध्यम से यह भी ज्ञात होता है कि निर्देशात्मक जो उद्देश्य थे वो किस सीमा तक प्राप्त हो रहे हैं। तो इन विशेषताओं के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि निर्माणात्मक मूल्यांकन जो है वो छात्र और शिक्षक इन दोनों को ही अपने अपने कार्यों में इम्प्रूवमेंट लाने के, अपने अपने कार्यों में बेहतर प्रदर्शन करने के लिए हो रहा है। निर्माणात्मक मूल्यांकन को हम जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट कह रहे हैं। इस असेसमेंट के माध्यम से, इस प्रक्रिया के माध्यम से छात्रों का जो अधिगम होता है वह भविष्य में जो कुछ भी उनको सिखाया जाना है उसमें आज ही हम ध्यान देकर के सुधार कर सकते हैं। यह नहीं कि अंत में करने के बाद छात्रों के पास कोई अवसर ही नहीं होता है, इतने नंबर पा लिए तो उस नंबर का वो चाहे तो सदुपयोग चाहे दुरुपयोग, उसके जीवन में नए तरीके से सीखने का उन अंकों का बहुत ज्यादा योगदान नहीं होता है। जबकि निर्माणात्मक मूल्यांकन क्या है, बीच में हो रहा है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ हो रहा है, अध्यापक अपने प्रस्तुतिकरण शैली में भी परिवर्तन कर रहा है, परिस्थिति परिवेश में भी परिवर्तन कर सकता है, छात्रों की सीखने की प्रक्रिया में भी परिवर्तन कर सकता है। तो इन तमाम बिंदुओं पर कारक होने के नाते जो है यह निर्माणात्मक मूल्यांकन कहीं न कहीं योगात्मक मूल्यांकन की अपेक्षा ज्यादा बेहतर है। आइए अब हम योगात्मक मूल्यांकन के स्वरूप को भी देखते हैं। साथियों, अब हम योगात्मक मूल्यांकन के विषय में चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि हमने देखा कि निर्माणात्मक मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के साथ साथ चल रहा था, वहीं योगात्मक मूल्यांकन से अभिप्राय है किसी पूर्व निर्मित शैक्षिक योजना या सामग्री की समग्र वांछनीयता को ज्ञात करने की प्रक्रिया से। दूसरे शब्दों में योगात्मक मूल्यांकन में आवर्ष किए गए कार्यों की समीक्षा और परीक्षा करके यह ज्ञात करने का प्रयास किया जाता है कि पूर्व निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति हुई या नहीं। योगात्मक मूल्यांकन एक तरह से अंतिम कथन के रूप में होता है, अर्थात योगात्मक मूल्यांकन के बाद चल रही प्रक्रिया में सुधार का कोई अवसर नहीं होता है, अपितु यह परिणाम बताने मात्र के लिए होता है। पहले जैसा कि हमने देखा कि निर्माणात्मक जो मूल्यांकन था, उस निर्माणात्मक मूल्यांकन के द्वारा जो हमें उसका परिणाम प्राप्त हो रहा था, उस परिणाम के आधार पर अध्यापक अपने अध्यापन शैली में, अपनी भाषा स्तर में, अपने प्रस्तुतिकरण की शैली में, अपने शैक्षिक परिवेश परिस्थिति इत्यादि में सुधार कर सकता था और छात्रों को जो निर्देशनात्मक उद्देश्यों के अनुरूप परामर्श दे सकता था। वहीं पर योगात्मक मूल्यांकन जो है वह अंतिम निष्कर्ष एक लास्ट स्टेटमेंट के रूप में होता है। इस स्टेटमेंट, इस अंतिम कथन के बाद जो चल रही प्रक्रिया है इसमें कोई सुधार नहीं होता है, अपितु ये योग जैसा शब्द से स्पष्ट, योग किसका हो रहा है? छात्रों ने जितना लर्न किया, उस लर्निंग को छात्रों ने जितना सीखा, छात्रों का जितना अधिगम हुआ, उस अधिगम को एक प्रश्न पत्र के रूप में प्रश्नों को बना करके हम मापते हैं और माप करके कुछ अंक प्रदान कर देते हैं, कुछ ग्रेड प्रदान करते हैं। ये ग्रेड, ये अंक जो है ना, वही उनका मूल्यांकन है, योगात्मक मूल्यांकन है। इस मूल्यांकन के आधार पर अगर छात्र जो है वो अध्यापकों के द्वारा पूर्व निश्चित उद्देश्यों के अनुरूप ही उत्तर लिख देता है
तब तो उसको ग्रेड या अंक अच्छे मिल जाते हैं, किंतु यदि वो उनमें परिवर्तन करता है तो ग्रेड या अंक उसको कम मिलते हैं, जिसको वो बीच में, अब एक बार जब परिणाम आ गया तब सुधारने का कोई भी अवसर छात्र के पास नहीं होता है। इसलिए जो योगात्मक मूल्यांकन होता है वो एक लास्ट स्टेटमेंट है, एक अंतिम कथन है। इसके द्वारा हमेशा जो है जो कुछ भी परिणाम प्राप्त हो रहा है वह परिणाम सचल प्रक्रिया में, चल रही प्रक्रिया में सुधार के लिए नहीं होता है, अपितु जो कार्य हो चुका उसकी समीक्षा कर देता है, बता देता है कि आपने जो कार्य किया उसमें इतने प्रतिशत आप सफल हैं और इतने प्रतिशत आपको और भी प्रयास करने की आवश्यकता है। कुल मिलाकर के यह अंतिम कथन के रूप में होता है। आइए इसके भी हम कुछ विशेषताओं को देखते हैं, उन विशेषताओं के आधार पर इसका भी स्वरूप स्पष्ट हो जाएगा। अब योगात्मक मूल्यांकन के हम विशेषताओं को देखते हैं। जैसा कि अंग्रेजी में योगात्मक मूल्यांकन को समेटिव इवैल्यूएशन कहा जाता है। तो पहला ही जो इसकी विशेषता वो ग्रेड को असाइन करने के लिए, ग्रेड को जो है वो आकलित करने के लिए पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद योगात्मक मूल्यांकन का उपयोग किया जाता है। अंग्रेजी में जो लिखा उसी का हमने अनुवाद किया। अंग्रेजी में इसके लिए था समेटिव इवैल्यूएशन इज यूज्ड आफ्टर द कोर्स कंप्लीशन टू असाइन द ग्रेड्स। तो जब कोर्स जो है वो कंप्लीट जब हो जा रहा है, उस कंप्लीट होने के बाद ग्रेड को आकलित करने के लिए, ग्रेड को का जो है एक बार गणना करने के लिए, छात्र के द्वारा जो प्राप्तांक है उस प्राप्तांक के गणना के लिए जो मूल्यांकन की पद्धति अपनाई जाती है उस पद्धति को योगात्मक मूल्यांकन, समेटिव इवैल्यूएशन हम कह रहे हैं। ठीक है, तो ये कब हो रहा है? पाठ्यक्रम पूरा होने के बाद। निर्माणात्मक आकलन कब हो रहा था? पाठ्यक्रम के दौरान, थोड़ा सा पढ़ाने के बाद ही अध्यापक निर्माणात्मक आकलन करता था, देखता था, उससे अध्यापक के अध्यापन शैली में भी सुधार के लिए होता था वो, और छात्र के अधिगम में भी सुधार के लिए होता था। उसके ठीक विपरीत योगात्मक मूल्यांकन क्या कर रहा है? छात्र ने जो प्राप्त किया उसके ग्रेड को, उसके अंक को, उसके मार्क को आकलित करने के लिए, उसके मार्क का पता लगाने के लिए पाठ्यक्रम के पूर्ण होने के बाद योगात्मक मूल्यांकन किया जा रहा है। दूसरा, योगात्मक मूल्यांकन की जो प्रकृति है, यह प्रकृति में टर्मिनल है। एक टर्म होने के बाद, कुछ टर्मिनेट खत्म होने के बाद, एक टर्म पूरा होने के बाद होता है, और इसका उद्देश्य होता है छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन करना। समेटिव इवैल्यूएशन इज टर्मिनल इन नेचर। इसका जो नेचर है, इसकी जो प्रकृति है, इसकी जो पद्धति, इसका जो स्वरूप है, किसका? समेटिव इवैल्यूएशन का, वह स्वरूप जो है वो टर्मिनल है। यह जो एक चीज के टर्मिनेट होने, खत्म होने के बाद, एक पाठ्यक्रम के पूर्ण होने के बाद, एक अनुवृत्ति के पूर्ण होने के बाद होता है, इसलिए ये टर्मिनल है, इसका स्वरूप, इसकी प्रकृति। और इट्स जो propose is to evaluate स्टूडेंट्स अचीवमेंट। दूसरा इसका स्वरूप क्या है? ये स्टूडेंट के अचीवमेंट, छात्र के जो उपलब्धि है उसको इवेल्युएट करने के लिए, छात्र के जो उपलब्धि को जो है मूल्यांकित करने के लिए, उसके उपलब्धि को जांचने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। किसका? समेटिव इवैल्यूएशन का। यह टर्मिनल है, एक किसी अनुवृत्ति, किसी पाठ्यक्रम के पूर्ण होने के बाद, टर्मिनेट होने के बाद किया जाता है। दूसरा, इसका क्या उद्देश्य है? छात्र की उपलब्धि का मूल्यांकन करना। वहीं पर निर्माणात्मक आकलन का क्या उद्देश्य था? उसकी अध्ययन प्रक्रिया का जो है वो देख रेख करता था, और कहाँ सुधार की गुंजाइश है, कहाँ आवश्यकता, वहां ध्यान देता था। ये क्या कर रहा है? जो छात्र ने क्या अचीव किया, क्या उपलब्धि उसने हासिल की, उसको मार्क कर दे रहा है, उसको इवेल्युएट करके बता देता है। तीसरी इसकी विशेषता है कि आमतौर पर इसमें मानकीकृत परीक्षणों का उपयोग किया जाता है। इस उद्देश्य के लिए, किस उद्देश्य के लिए? योगात्मक मूल्यांकन के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए कोई मानकीकृत
जो परीक्षण है उनका यूज किया जाता है। जनरली स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट आर यूज्ड फॉर दिस पर्पस। सामान्यतः जो है स्टैंडर्डाइज अर्थात मानकीकृत, जिस परीक्षण की वैधता और विश्वसनीयता हो, जो ब्लूप्रिंट के आधार पर बनाई गई हो, जो छात्रों के मानसिक स्तर के अनुरूप हो, भाषा स्तर छात्रों के परीक्षण के अनुकूल हो, वैसे मानकीकृत स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट का यूज जो होता है वो योगात्मक मूल्यांकन के लिए किया जाता है। ठीक इसके विपरीत हमने देखा था कि जो निर्माणात्मक मूल्यांकन था उसके लिए अध्यापक स्वतः ही एक टेस्ट बना लेता था अपने परिस्थितियों के अनुकूल। वहीं पर उसके ठीक विपरीत क्या हो रहा है, समेटिव असेसमेंट में जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट यूज हो रहा है। चौथा, परीक्षण बिंदु पूरे सामग्री क्षेत्र से तैयार किए जाते हैं। The test items are prepared from the whole content area। संपूर्ण जो है वो विषय वस्तु के क्षेत्र से इसके लिए जो आइटम परीक्षण संबंधी बिंदुओं का चयन किया जाता है। हम देख रहे थे कि जब निर्माणात्मक मूल्यांकन था वो अध्यापक जो है कुछ क्षेत्रों को लेकर जितना पढ़ाया उतना को लेकर के टेस्ट प्रिपेयर करता था, उसके आधार पर उसकी प्रभावशीलता देखता था और आवश्यकता अनुसार जो है अपने में भी और छात्रों में भी परिवर्तन के लिए प्रयास करता था, जो कि भावी जो अग्रिम अनुमिति है उसी में लागू कर लेता था, उससे उस की प्रक्रिया भी सुधर जाती थी। यहाँ क्या हो रहा है, ठीक उसके विपरीत हो रहा है। ये क्या हो रहा है, होल कंटेंट एरिया से, संपूर्ण जो है वो विषय वस्तु के क्षेत्र से यहाँ पर बिंदुओं का चयन किया जा रहा है। पांचवा है, यह शिक्षक को निर्देशात्मक प्रक्रिया की प्रभावशीलता को जानने में मदद करता है। तो सेम वहां भी था और यहाँ भी है। निर्देशात्मक प्रक्रिया अर्थात जो कुछ भी छात्रों को देना था उसके इफेक्टिवनेस, उसकी प्रभावशीलता को जानने का में जो है मदद करता है मूल्यांकन, वो चाहे उसमें भी था और इसमें भी। ये एक सामान्य प्रक्रिया, निर्देशात्मक प्रक्रिया अर्थात छात्रों को किस प्रकार से निर्देश दिया जाए, वहां उनके उद्देश्यों के अनुरूप था और यहाँ जो दिया गया वो प्रभावशील है या नहीं वह अंत में सिर्फ जान लिया गया। तो इससे आप योगात्मक मूल्यांकन और दूसरा निर्माणात्मक मूल्यांकन, इनके अंतर को संभवतः जान। तो साथियों, इस प्रकार से हमने आज फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन के बारे में जाना। इसका बीएड में या एमएड लेवल पर या सीटेट में भी इससे प्रश्न आते हैं। मेरी समझ से आप इनके दोनों ही परिप्रेक्ष्यों को बड़े आसानी से समझ पाए होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट होता है, कोई प्रश्न होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें बताएंगे, जिसके आधार पर हम आपके उस संदेह का भी निवारण करने का प्रयास करेंगे। सामान्यतः आप ये समझ गए होंगे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट को हम रचनावादी, निर्माणवादी, सृजनवादी या फिर संरचनावादी बोल रहे हैं, मूल्यांकन कह रहे हैं। वहीं पर योगात्मक को हम व्यवहारवादी और जो है अंक प्रदान करने वाला, अंत में कहे जाने वाला स्टेटमेंट, इन शब्दों से संबोधित कर रहे हैं। एक का जो आशय है निर्माणात्मक आकलन का, वो है जो प्रक्रिया चल रही है उसमें सुधार करके अग्रिम प्रक्रिया को बेहतर बनाना। दूसरे का योगात्मक जो मूल्यांकन है, इसका आशय है जितना अचीवमेंट हुआ, छात्र की जितनी संप्राप्ति हुई, उस अचीवमेंट को कुछ अंक या ग्रेड के माध्यम से प्रदर्शित कर देना। तो दोनों का स्वरूप में, दोनों के क्रियाकलाप में यह मूलभूत अंतर है। आप इसको समझिए और यदि आपका कोई प्रश्न होता है तो आप हमें बताएंगे। इसी के साथ हम अग्रिम कक्षा में फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।